बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की सुबह जब उठी तो सोचा कि इस टॉपिक पे बात करेंगे, उस टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन टू बी ऑनेस्ट आज जो बात करने का टॉपिक है वो है हैंड वॉशिंग, हाथ धोना। अब आप कहेंगे लो इतनी बच्चों वाली बात सुबह सुबह कर रही है जुगन। ये बच्चों वाली बात या जो बच्चों को बात हम सिखाते हैं ये एक्चुअली हमें सारी ज़िंदगी अपनी लाइफ्स में इम्प्लीमेंट ज़रूर करनी चाहिए। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जा रहा है। अब ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे बनाने का मकसद क्या है? इस दिन को बेसिकली मनाने का मकसद ये है कि लोगों के अंदर हाथ धोने की अहमियत को उजागर किया जाए। इस अहमियत को समझते हुए ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे हर साल 15 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। ये दिन 2008 में ग्लोबल हैंड वॉशिंग पार्टनरशिप ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसका मकसद ये था कि लोगों को हाथ धोने की अहमियत का शऊर भी दें। और इस दिन का बेसिक मैसेज ये है कि सब लोग, ख़ास कर बच्चे, खाने से पहले और वॉशरूम यूज़ करने के बाद अपने हाथों को ज़रूर धोएं। ये छोटी सी आदत हज़ारों ज़िंदगियां बचाने की सलाहियत रखती है। अगर हम हाइजीन का ख्याल रखें, हाथ धोने की रूटीन, हाथ धोना अपनी एक रूटीन बना लें। और सिर्फ ये नहीं व्यूअर्स कि आपने अगर हाथ धोने हैं तो आपने एक दफ़ा दिन में हाथ धो लिए तो आपने सोचा आपका काम डन हो गया है। आप किचन में देखें, जब मैं और जब कोई भी हमारी शेफ़ होती है किचन में, जिस तरह आज किचन में शेफ़ आमने इलियास से मुलाकात होगी, तो हम ये नहीं है कि सिर्फ खाना बनाने से पहले एक दफ़ा हाथ वॉश करते हैं, इवन इन बिटवीन हैंड वॉशिंग कंटिन्यू करते हैं और प्रॉपर हैंड वॉशिंग लिक्विड या साबुन के साथ हाथ धो के साफ़ करके फिर काम करते हैं। क्यों? जैसे कि चिकन का अगर आपने इस्तेमाल किया है, आपने चिकन की कटिंग की है, अपने हाथों से पकड़ पकड़ के इसको कट किया, आपने ग्लव्स नहीं पहने हुए, इवन आपने ग्लव्स पहने हुए तो वो ग्लव्स उतार के आपने फ्रेश ग्लव्स यूज़ करने हैं किसी और चीज़ को टच करने से पहले। चिकन की अगर कंटेमिनेशन हो जाए या आप कच्ची मुर्गी खा लें, बहुत से मीट्स, मछली, फ़िश, इवन बीफ, मटन आप रॉ कच्चा खा सकते हैं। बाहर के मुल्क में टार्टार्स भी मिलते हैं, लेकिन मुर्गी वो वाहिद गोश्त है जो आप कच्चा नहीं खा सकते। ज़रा सी भी कच्ची रह जाए तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है, ऑलमोस्ट जहर की तरह। सो कच्ची मुर्गी आप खा ही नहीं सकते। सो अगर वो किसी और सब्जियों को या ऐसी चीज़ वाली छुरी को लग जाती है जिससे आप मतलब खाना फ्रेश इस वक्त बना के तैयार करके टेबल पे रख रहे हैं तो वो भी प्रॉब्लम होती है। तो हाथों को कॉन्स्टेंटली धोना और किसी भी बड़े काम करने से पहले, मतलब जैसे कि आपने बाथरूम जाना है तो बाथरूम जा रहे हैं तो बाथरूम से निकल के अच्छी तरह से हाथों को धो के नीट करके निकलें। अच्छा, हाथ धोने के बाद दरवाज़ा जो हैंडल होता है किचन बाथरूम का, वो भी खोलते हुए किसी टिश्यू का इस्तेमाल करें। ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि लोग हाथ धो के नहीं निकलते वॉशरूम। सो आप गंदे हाथ तो सही वो दरवाजे के हैंडल को हाथ लगाते हैं और उसी पे जब आप अपने साफ धोए हुए हाथ को लगाते हैं तो वही जरासीम आपके हाथों पे आ जाते हैं। सो कोशिश करें, मैं तो हमेशा स्पेशली जो पब्लिक बाथरूम्स होते हैं, जैसे कि अगर किसी रेस्टोरेंट गए हैं या किसी भी पब्लिक स्पेस में गए हैं, तो हमेशा व्यूअर्स मेरी एक ही कोशिश होती है कि मैं अपने हाथ जो हैं वो धोने के बाद हैंडल को किसी भी, अब देखें ना, किसी भी आपने टिश्यू को या इवन टॉयलेट पेपर पकड़ के आपने इस तरह करके अपने हाथों पे पकड़ के उसके हैंडल को खोल लिया, मतलब नीचे कर लिया या गोल घुमा लिया। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे हम एहतियात अगर करते हैं तो हज़ार बीमारियों से बच जाते हैं। टाइफॉइड बड़ी ही एक आम चीज़ जो फीकल ओरल कांटेक्ट की वजह से होता है, यानी कि जो वॉशरूम की गलाजत, नजासत होती है, उसकी कोई चीज़ अगर आपके सिस्टम में चले जाए। ये कैसे होता है? ऑब्वियसली वॉशरूम की कोई चीज़ हम खाते तो नहीं है, लेकिन जब हम हाथ बाथरूम में जाके नहीं धोते हैं और जब हम बाहर निकलते हैं और कोई खाने की चीज़ खाते हैं या इवन हाथ को मुंह में डालते हैं या किसी भी तरह से अपने आप को टच करते हैं, तो वो सारी गलाजत जो है वो हमारे फेस और हमारे माउथ में जाती है। इसी तरह तो बीमारियां फैलती हैं। सो हम हिफाजती टीकों की जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे हम ये भी ज़रूर कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन द क्योर। और क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है तो आपने सारे प्रिवेंटिव मेजर्स को ज़रूर इस्तेमाल करना है। क्योंकि व्यूअर्स, बेवकूफ़ी है ना कि हम अपने आप को क्यों बीमारियों की तरफ जान के लेके जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको कोविड की याद कराऊंगी। अब आप कहेंगे कि कोविड कब का होके ख़त्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। एक तो कोविड ख़त्म नहीं हुआ, उसकी शिद्दत ज़रूर कम हुई है क्योंकि इम्यूनाइजेशंस हुई हुई हैं, लेकिन अगर कोविड से बचना है, अगर वायरल इन्फेक्शन से बचना है, अगर आपने बहुत सी बीमारियों से बचना है, तो उसके लिए हैंड वॉशिंग, और यहाँ पे क्योंकि आगे स्मॉग भी आने वाली है और भी बहुत से मसाइल होने वाले हैं, तो मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें।
कोविड में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई थी कि लोगों की कोविड से भी बच बचाव हो गया और भी बहुत सी वायरल बीमारियों से लोग बच गए, क्योंकि वो हिफ़्ज़ाने सेहत की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मद्देनज़र लेके रख के आगे बढ़ रहे थे। और हाथ धोना और फेस को कवर करना तो हर बंदे ने अपनी रूटीन बनाई हुई थी। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी व्यूअर्स, आगे स्मॉग सीज़न भी आ रहा है, उसके अलावा हज़ार वायरल बीमारियाँ होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको पता है 5 साल से कम उम्र के बच्चों की पाकिस्तान में इतनी कॉमनली डेथ हो जाती है किसी छोटी मोटी ऐसी बीमारी की वजह से, डायरिया की वजह से, टाइफाइड की वजह से, मतलब किसी ऐसी चीज़ की वजह से जो ईज़िली प्रिवेंटेबल है और जिसका इलाज भी पॉसिबल होता है। लेकिन उन्हीं बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतनी कमज़ोर होती है कि जब उनको ऐसी बीमारियां लगती हैं तो वो फिर मौत के घाट चढ़ जाते हैं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है व्यूअर्स, हाथ धोना लिटरली 30 सेकंड के अंदर आपके हाथ साफ़ हो जाते हैं। आप सोप लें, अच्छे तरीके से अपनी फिंगर्स को साफ़ करें। मैं तो नेल ब्रश का भी इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मेरे नेल्स लंबे हैं। और जब स्पेशली किचन के अंदर काम वगैरह करना हो, या तो ग्लव्स का इस्तेमाल करें या कंटिन्यूसली बार बार अपने हाथों को वॉश करें और नीट रखें। किचन में शेफ़ आमना इलियास है। शेफ़ का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ होता है सफाई से, और अगर ना हो तो फिर वो शेफ़ नहीं होता, फिर वो कोई जल्लाद ही होता है जो लोगों को बीमार करने के लिए बैठा होता है। बिकॉज ऑब्वियसली इतने रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ पे शेफ़्स काम कर रहे होते हैं, और जब वो शेफ़ को 100-150 बंदे को डेली खाना प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जब वो बनाते हैं, अगर ज़रा सी कोताही हो जाए, कोई भी बीमारी उनकी वजह से लोगों को लग जाए, तो वो 1, 2, 3 बंदे को नहीं लगेगी, वो 100, 150 बंदे को लगेगी और आगे उनके ख़ानदान को भी लगेगी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा आमना, आज हम बात कर रहे हैं, सफाई निस्फ़ ईमान है, बट बेसिकली तो आज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है और इस दिन को बहुत से ब्रांड्स भी हमारे मुल्क में मनाते हैं, लेकिन एक्चुअली ये दिन इंटरनेशनली मनाया जाता है हाथ धोने की अहमियत को उजागर करने के लिए। टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, हाथ धोने की अहमियत वहीं की वहीं है, राइट? बिल्कुल। देखिए, ये इतनी बेसिक चीज़ है, लेकिन फिर भी एक इंटरनेशनली इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि अवेयरनेस देने के लिए कि इसकी अहमियत कहीं भी नहीं गई। जैसे भी आपने कोविड का मेंशन किया, तो उसमें हम लोग सब बहुत कॉन्शियस हो गए थे कि अच्छे से लाइक हर जो भी कोई भी आपकी कंटामिनेशन हो रही है, कोई भी आपका कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो आप हाथ धो रहे हैं। उसके बाद इवन ग्रोसरीज आ रही हैं बाहर से, देन उनको हम थोड़ी देर सेपरेट रखते थे, सैनिटाइज करते थे, फिर हैंड वॉशिंग करते थे। तो ये चीज़ें सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए नहीं थी, ये लाइफ लॉन्ग मेजर्स हैं जो हमें हमारे घर वालों की, हमारी फैमिली की, इवन अगर हम कमर्शियली कहीं पे रेस्टोरेंट्स में काम करें, तो ये बेसिक फूड सेफ्टी मेजर्स हैं। और अब तो आपको पता है, जैसे गवर्नमेंट लेवल पे भी हमारे इदारे इस चीज़ की बहुत चेक एंड बैलेंस करते हैं, रेस्टोरेंट्स हो या इवन छोटे छोटे जो भी हमारे फूड स्टॉल्स होते हैं, क्योंकि इस चीज़ पे कोई भी बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। भाई एट वन पॉइंट हमारी पंजाब फूड अथॉरिटी में, एटलीस्ट मैं पंजाब की तो बात कर सकती हूँ, इवन सिंध में मैंने बहुत देखा था, पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन आया था और सारे वो रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए गए थे जहाँ पे इन चीज़ों का ख्याल नहीं था। और वो जाके सिर्फ ये नहीं ऑब्जर्व करते थे कि खाने पीने की जगह साफ़ है और चीज़ें, वो ये भी ऑब्जर्व करते थे, लोग कुकिंग वगैरह कर रहे होते थे, चीज़ें कर रहे होते, तो वो उनको देखते थे कि क्या ये हाथ साफ़ करके काम कर रहे हैं, क्या ये ग्लव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि देखिए व्यूअर्स, हम अपने घर में रोटी बनाने के लिए हाथों से रोटी को गूंद लेते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आपने रेस्टोरेंट में बनाना है तो आपने ग्लव्स का इस्तेमाल करना है। देखिए घर की हद तक हम क्यों कहते हैं कि आप घर में भी अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं और लोग आ रहे हैं तो ग्लव्स का इस्तेमाल करें। बहुत से लोग जैसे कुकिंग करते हुए ग्लव्स का इस्तेमाल अनकम्फर्टेबल होता है, बट जब आपने रेस्टोरेंट्स और लोगों को केटर करने की बात करनी है, वहाँ पर आप ये रिस्क नहीं ले सकते। और एक खातून थी, टाइफॉइड मेरी आई थिंक उसका नाम था, हाँ उसका नाम टाइफॉइड मेरी था। उसको टाइफॉइड नहीं था, उसको टाइफॉइड था लेकिन उसका एक्टिव टाइफॉइड नहीं था, उसके सिस्टम में था। वो अपने हाथ से खाने, ये बहुत पुरानी बात है, वो औरत अपने हाथों से खाने बना बना के लोगों को देती थी। उसकी वजह से एक पूरा शहर जो है वो टाइफॉइड में मुब्तला होकर लोग मर गए। उसको फिर अरेस्ट किया गया कि तुम जो खाना बनाती हो उससे लोग बीमार होते हैं। उसका चेकअप किया तो पता चला कि वो टाइफॉइड की पेशेंट थी। खुद उसको टाइफॉइड उस तरह से एक्टिव नहीं था, लेकिन उसकी वजह से लोगों को टाइफॉइड हो रहा था। वो हाथों से खाना बनाती थी, वही खाना लोग खाते थे, उसकी मतलब हाइजीन का वो ख्याल नहीं रखती थी, उसकी वजह से पूरा एक शहर जो है वो टाइफॉइड में मुब्तला हो गया। सो बात ये कि व्यूअर्स ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ये पुरानी बात है, काफ़ी मतलब डेकेड्स पुरानी बात है, कोई रीसेंट बात नहीं है, बट उसका नाम ही टाइफॉइड मेरी रख दिया गया था खातून का। सो हमें ख्याल करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है एक एस्ट्रोनॉमी एजुकेटर ने। कहेंगे हैं, अभी समझाती हूँ। उसके साथ साथ आप साइंस कम्युनिकेटर भी हैं। आप प्रेसिडेंट हैं ऑफ द लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी। रोशान बुखारी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। रोशान, सबसे पहले तो सितारों को देखना, दिमाग आसमानों में रहना, माँ बाप अक्सर कहते हैं ना बेटा वापस आ जाओ नीचे, वापस आ जाओ, कि मतलब उधर ना घूमो। लेकिन एक पूरी साइंस की फील्ड है, एक पूरा करियर है जिसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। और आप खुद भी एक एस्ट्रोनॉमर हैं, सिखाते भी हैं और ख़ुद भी आपका एक पैशन है। लेकिन आपकी जर्नी तो मेडिकल कॉलेज से शुरू हुई थी। एक बच्चा जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, जो आगे जाके डॉक्टर बनेगा, वो डॉक्टरी को छोड़ के एस्ट्रोनॉमी की तरफ कैसे आता है और घर वालों का क्या रिस्पॉन्स होता है? क्योंकि सितारों की बातें करने का मज़ा ज़रूर आता है, लेकिन उसका फ़ायदा क्या? सो शुरू करते हैं शुरू से, जहाँ पे आप अब मेडिकल कॉलेज में हैं। क्या सूझी? तो बहुत शुक्रिया। मैं मेडिकल पढ़ रहा था और अमूमी तौर पर गुफ्तगू यही होती थी कि अच्छा जी बेटा डॉक्टर बन रहा है, माशाल्लाह। तो हुआ ये कि जब थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपोजर मिला, हॉस्पिटल्स का चक्कर लगा, पेशेंट्स को देखा, तो एहसास हुआ कि शायद ये सारा सिस्टम मेरे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे दिल में कहीं ना कहीं वो जो पैशन था ना, जिस वजह से मैं रातों को जागता था, जो शौक़ था, जो करना था, वो शायद ये था कि कायनात की चीज़ें और कायनात की बातें लोगों को बतानी थी। रोशान, आई एम सॉरी, जो बच्चे रातों को जागते हैं हम उनको आवारा कहते हैं। मसला ये है कि आपकी आवारगी सितारों के साथ थी, इंसानों के साथ नहीं। एब्सोल्युटली, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन वही वाली बात होती है ना, ए सारी रात जागता है, नुकी मसला है। एज अ मदर अगर मैं सोचूं कि मेरा बेटा जो है वो मेडिकल कॉलेज में अगर पढ़ रहा हो, अल्लाह करे कोई मेरा बच्चा जाए मेडिकल, और आगे से फिर वो घूम के सारी सारी रात जाग रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा, छत पे चढ़ा हुआ है अपना टेलीस्कोप लेके, तो एज अ मदर, अब तो अल्लाह का शुक्र है ज़माना बदल गया, लेकिन पुराने ज़माने वाली अम्मा अच्छे खासे चित्र लगाती। आई थिंक इसमें यू राइट, आप ठीक कह रही हैं। भाई देखो ना, एक तरफ रोशान आप पैसे बना सकते हैं एज अ डॉक्टर, कुछ भी ना हुआ तो आपको अस्पताल में तो नौकरी मिल ही जाएगी, प्राइवेट प्रैक्टिस ना भी हो तो रोजी रोटी और एक खुशहाल जिंदगी तो है। आप बेसिक लेवल के भी अगर डॉक्टर हैं, कोई खास अच्छा आपकी रेपुटेशन नहीं भी है तो तब भी आपका सिलसिला चल जाता है, मोहल्ले में ही चल जाता है। एस्ट्रोनॉमी से क्या रोजी रोटी कमानी थी? हुआ ये कि जो एस्ट्रोनॉमी का शौक़ है वो बेसिकली कुदरत के बारे में खोज लगाने का शौक़ है। लेकिन ये किधर से आया? मेरे पास इसका पूरा जवाब नहीं है, मुझे नहीं पता। नहीं, ये अब्बा, दादा, नानी, ताया जान, एक अंकल जिनसे आपकी ज़िंदगी में एक दफ़ा मुलाकात हुई, ऐਵੇਂ तो नहीं बैठे बैठे हुआ ना? तो ऐसा तो कोई शख्स मेरी ज़िंदगी में बचपन में नहीं था। हुआ ये था कि मुझे बचपन से ही शायद किताबों को बहुत ज़्यादा पढ़ने की आदत नहीं थी। मैं देखता था, नहीं थी, मुझे वो ज़्यादा पसंद थी किताबें जिनके अंदर पिक्चर्स होती हैं, और वो अमूमी तौर पे या तो तस्वीरें थीं ये स्पेस वगैरह की किताबों में या डायनासोर की किताबों में। तो छोटी होती क्लास 4 से ही लाइब्रेरी के पीरियड में मैं फिर वो किताब देखता था जिसमें स्पेस की तस्वीरें होती। शुक्र है डायनासोर नहीं ढूंढने निकल पड़ा हमारा लड़का। ये भी तो हो सकता था ना। फिर मिलने भी नहीं थे ना, वो मिलने भी नहीं थे ना उधर, तो फिर बिल्कुल ही ना रोजी होनी थी ना रोटी होनी थी, राइट? बिल्कुल। तो अच्छा, वहाँ से शुरू हुआ एक शौक़ कि अच्छा ये क्या चीज़ें हैं, ये आसमान ऑरेंज रंग का क्यों है? पता लगा कि वो मरीख की सतह की तस्वीर थी। तो वहाँ से एक हैरत, आसमान कभी ऑरेंज हो जाता है, कभी लाल हो जाता है, कभी पर्पल हो जाता है, और ये सब गैसेस हैं और सितारों और उन सब की कॉम्बिनेशन है जो करती है, और जिसकी तरफ हम सोचते भी नहीं है। बिल्कुल। हाँ, तस्वीरें ज़रूर ले लेते हैं इंस्टाग्राम और टिकटॉक के लिए, वो बड़ा ज़रूरी है आजकल, वो बड़ा ज़रूरी। आई थिंक जो जाविया, जो दिमाग खुलता है ना जब आप खोज लगाते हैं, तजस्सुस को जब आप फॉलो करते हैं, फिर अगर आप अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, फिर जॉब वगैरह की फिक्र आपको नहीं होती, फिर मिल जाती। आपको नहीं होती ना, घर वालों को तो होती है। इस स्टेज पे तो घर वालों कहेंगे ना कि ठीक है इंडिपेंडेंट है, निकल पड़ा है। मेडिकल स्टूडेंट की क्या उम्र होती है? 21-22 साल। क्या एज थी आपकी? प्रॉबेबली 23 साल। अल्लाह आपको खुश रखे। 23 साल का बेटा जब कहता है कि आप टेंशन ना ले मैं कर लूंगा, तो माँ बाप जी मेरा ख्याल एक्चुअली कुछ कहने जोगे भी नहीं होते, क्योंकि एज ऐसी होती है, बट एट द सेम टाइम आपको पता है कि लाइफ का एक्सपीरियंस इतना नहीं है। जी, वो बिल्कुल ठीक है। और मेरे ख्याल से हमारे खित्ते में ना जो 2 तरह की करेंसीज चलती हैं पेरेंट्स की सेटिस्फेक्शन के लिए, एक तो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी जिसका आप जिक्र कर रही हैं, दूसरा है माशरे में इज़्ज़त। अगर वो दोनों चीज़ें आप घर में पेरेंट्स को दे सकें, दिखा सकें,
तो फिर दे आर ओके, वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें इस तरह हुई कि फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको वो नज़र आना शुरू हो गया और फिर वो सपोर्ट करना शुरू हो गए। लेकिन उनको क्या नज़र आना शुरू हुआ? ज़रूरी चीज़ ये है, एक्चुअली आज ये टॉपिक पे डिस्कशन करने का मेन रीज़न ये है कि क्या एस्ट्रोनॉमी ऐसी फील्ड है जिसको कोई इंसान अपना करियर बना सकता है? जैसे फ़िलासफ़ी एक सब्जेक्ट ऐसा है जो बहुत से यंग लोग आपकी तरह के ब्रिलियंट जो लोग जिनको खोज होती है फ़िलासफ़ी की तरफ भी जाते हैं, लेकिन अगेन फ़िलासफ़ी पढ़ के क्या करोगे? सवाल ये उठता है ना, पढ़ तो लोगे, हाँ नॉलेज बड़ी बढ़ जाएगी, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी? बुक स्मार्ट वर्सेस स्ट्रीट स्मार्ट। दैट्स राइट। सो मेरी फॉर एग्जांपल जो जॉब्स हैं, नौकरियां हैं, वो एजुकेशन डेवलपमेंट सेक्टर में हैं। मैं वही साइंस का शौक़ लेकर अब एक इदारे के साथ काम करता हूं जो कि पाकिस्तान भर के पब्लिक स्कूल्स के लिए साइंस और मैथ्स की मेन जो अच्छी अच्छी चीज़ें वो लेकर आता है पब्लिक स्कूल्स में। साथ ही साथ लोगों ग्लोबल साउथ के लिए, साउथ एशिया के लिए, पाकिस्तान के लिए एस्ट्रोनॉमी की वीडियोस बनाना, उनके लिए कंटेंट बनाना जो स्कूल्स में इस्तेमाल हो सके, ये सारा शौक़ एक बुनियादी कोशिश से शुरू हुआ कि क्यों ना कायनात की चीज़ पहले मैं सीखूं फिर लोगों को बताऊं। और फिर ज़रूरी नहीं है कि आप एस्ट्रोनॉमर बने, अगर आप बात अच्छी कर सकते हैं, सोच सकते हैं, तो आपके सामने साइंस के बहुत सारे और शोबे हैं जो खुल जाते हैं। फिजिक्स है, एस्ट्रोनॉमी, हज़ार इसी के अंदर वेरिएशंस हैं। और बात ये है कि जो आइडिया आपको दुनिया में हो रहा है, एक तो आपको इंटरनली करंट अफेयर्स वगैरह से होता है, एक आपको दुनिया में क्या हो रहा है और हमारे मुल्क की हालात क्या है, किस किस्म की एक्टिविटीज़ चल रही हैं अंडरग्राउंड, जो आपको एक्चुअली बाहर से पॉइंट मिलता है। ज़रा ये भी एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि लोग हमेशा सोचते हैं हमें दुनिया का दुनिया में रहते हुए पता चलता है। जी, एक तो दुनिया ना जो वर्ल्ड है जिसमें हम रहते हैं, ग्लोब, उस ग्लोब के बाहर भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका आपको शौक़ है। जी बिल्कुल। आप दुनिया के बारे में बहुत कुछ नहीं जान सकते अगर आप दुनिया से बाहर जाकर और जगहों पर खोज ना लगाएं। हमारी ज़मीन पर जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट EPA नाफिज हुई 70 की दहाई में, वो चांद पर जाने वाले मिशंस का एक नतीजा था। इस तरह बहुत सारे और इस तरह की चीज़ें हैं जो दुनिया पर हमें ही अपने कह लें घर के बारे में पता लगी जब हमने थोड़ा सा घर से बाहर कदम रखा। तो एक्सप्लोरेशन इसी का नाम है। आप जब एक्सप्लोर कर रहे होते हैं उस वक्त शायद फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा होता, वो फ़ायदा कुछ दहाइयों बाद आपको नज़र आता है। इनोवेशन, एक्सप्लोरेशन, टेक्नोलॉजी की यही बुनियाद है। मैं यही इनकरेज करूँगा सबको कि देखें, अगर यहाँ पर कोई पेरेंट्स सुन रहे हैं, बच्चे का दिमाग जो है वो बहुत सारी चीज़ें एट द सेम टाइम सोच रहा होता है, देख रहा होता है, तो उसको इनकरेज करें कि वो सोच सके और चुन सके कि वो किस चीज़ में परसू करना चाहता है अपनी ज़िंदगी। क्योंकि अगर वो खुश नहीं है, चाहे वो डॉक्टर हैं, हमारी सोसाइटी में, ये लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, और वो मोस्टली खुश लोग हैं क्योंकि उन्होंने अपना पैशन फॉलो किया, जिस तरह अभी भी वो एस्ट्रोनॉमी का पैशन है। यही तो बात है ना रुझान, के फल्कियात की जब हम बात करते हैं तो एकदम से लोग कहते हैं अच्छा जैसे स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, अच्छा जैसे बचपन में कॉइन कलेक्ट करते थे, इसको हॉबी के आगे सोचते ही नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि प्रोफेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, इवन मीडिया वालों को एक प्रोफेशनल, बट हमें भी बड़ा वक्त मेहनत करके प्रूव करना पड़ा कि ये एक प्रॉपर जॉब है। और जब आप अपने पैशन को यानी कि अपने शौक़ को अपना प्रोफेशन यानी कि अपनी नौकरी बना लेते हैं, रोज़ी रोटी के मौके में, तो फिर आपको कुछ नहीं रोक सकता, क्योंकि फिर थकन महसूस नहीं होती। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, मैं 100% एग्री करता हूँ। शुरू में वो जो मैंने आपसे कहा कि ड्राइंग रूम में बात होती थी, मुंडा की कर रहे हैं जी, डॉक्टर बन रहे हैं माशाल्लाह, फिर बात हुई मुंडा की कर रहे हैं, चांद तारे देख रहे हैं, तो वो ज़रा लोग कंफ्यूज हो जाते थे। नहीं भाई, खुद जब बंदा बैठाता है कि बेटा आप क्या करते हो, जी मैं एक्टिंग करती हूँ। बेटा उसके अलावा क्या करते हो, जी मैं एक्टिंग करती हूँ। मैंने कहा और साथ होस्टिंग भी करती हूँ। नहीं बेटा करते क्या हो, मुझे ये 15 साल पहले तक मेरी फैमिली के लोग सवाल पूछ रहे थे, और मैं बार बार कह रही हूँ कि जी मेरा ये काम है। उसी तरह आपको भी आई थिंक ये फेस कर, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी अभी तक पाकिस्तान में उस तरह से रिकग्नाइज नहीं की गई जी। उसका तो लाहौर की जो फल्कियात की सोसाइटी है वो क्या कर रही है, और एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी जो है जी, लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी एक कम्युनिटी, एक गढ़ है जहाँ पर मुख्तलिफ पेशे के, हर तरह के पेशे के लोग आते हैं। हमारे महीने में एक इवेंट होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है लाहौर में, वहाँ पर फैमिलीज़ आती हैं और हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी की। हम टेलीस्कोप के साथ, दूरबीन के साथ मुशाहिदा करते हैं चांद के गड्ढे, प्लैनेट सैटर्न, जुपिटर, गैलेक्सीज, नेबुली, ये दिखाते हैं। इससे जुड़े फिर क्वेश्चंस
और इससे जुड़े फिर सोच लोगों की, उसको हम इनकरेज करें। अब आप ये टेलीस्कोप देखें व्यूअर्स, दुनिया कहाँ से कहाँ आ गई है। एक वक्त था जो टेलीस्कोप होता था वो प्रॉपर आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता था। जो दूसरे वाले होते थे इसी साइज़ के जो आपको रेगुलर पहले मिलते थे, वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते थे, बड़ी आपको बेसिक उसके अंदर से मिल जाती थी कि अगर आपका शौक़ है। अब तो जो आपकी तरह के पैशनेट लोग हैं जिनका प्रोफेशन है, उन्होंने कहने को ये छोटी सी डिवाइस है बट वेरी एक्सपेंसिव, वेरी हाई फाई, और आपको पता नहीं क्या 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 दिखा देती है, राइट? और बिल्कुल जी, और ये कायनात के वो करिश्मे दिखा देती है जो आंख नहीं देख सकती। और हम अपनी सोसाइटी में इस तरह के टेलीस्कोप हर महीने फ्री ऑफ कॉस्ट बोरो करने के लिए भी लोगों को देते हैं। फैमिलीज लेकर जाती हैं एक एक महीने के लिए और वो एक्सप्लोर करके वापस देती हैं। तो ये लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के अंदर ये सब चीज़ें हो रही हैं इस शहर। जैसे लाइब्रेरी से आप किताब बोरो करते हैं, वैसे टेलीस्कोप भी आप बोरो कर सकते हैं कि कोई इंसान अगर देखना चाहता है, उनका इंटरेस्ट है तो कर ले और फिर पैसे जोड़े। और ये इस तरह की चीज़ महंगी कितनी होती है? ये तकरीबन ये लाखों के अंदर होती हैं। नहीं, वैसे पूछ रही हूँ, एक आइडिया ले रही हूँ। ये 4 लाख के करीब ये टेलीस्कोप है। अच्छा, अब ये क्या कारनामे करता है? हाँ, देखिए अगर 4 लाख का है तो करता क्या है ये, और हमारे पास तस्वीरें भी है, मैं चाहूँगी वो भी हम साथ साथ दिखाएं और आप हमें बताएं। अच्छा, ये जैसे कि इससे ही कैच किया हमने? नहीं, ये एक दूसरा टेलीस्कोप है जो सिर्फ सूरज को देखने के लिए बना हुआ है, और ये सूरज से निकलते हुए जो शोले हैं, जो आग है, ये उसको दिखा रहा है यहाँ पर लाइव। तो ये सूरज था, ये हमने जो देखा ये सूरज था, और वो जो बीच में से चीज़ें निकल रही थी वो असल आग थी। वो सूरज का मटीरियल है जिसको हम आम फहम में आग कहते हैं, और ये शोलों की सूरत में बाहर निकल रहा है। और ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर मौजूद सूरज को आप करीब से देख रहे हैं, जो दूरबीन दिखा सकती है। मुझे तो सोच के गर्मी लग रही है। अच्छा, नेक्स्ट तस्वीर देखते हैं। मतलब ये तो बड़ी टेंशन वाला माहौल हो गया ना। देखें ना, आपको अभी ज़्यादा कूलर इमेजेस ये देखें, ये चांद आ गया हमारे सामने। ये बेचारा मासूम सा चांद, मैं सदके जाऊं, बेचारे को छाइयां भी पड़ी हुई हैं। ये देखें ना, लोग कहते थे कि चांद की तरह का चेहरा, लेकिन आप देख सकते हैं कि चांद के चेहरे पे, चांद पे भी छाइयां हैं, क्रेटर्स। एग्जैक्टली, ये गड्ढे चांद के ऊपर। चांद को एक ज़माने में एक्नी हुई थी व्यूअर्स, ये उस एक्नी के साइड इफेक्ट्स है। अगर टाइमली एंटी एक्नी ट्रीटमेंट कराई होती चांद ने तो आज ये दिन हमें देखना ना पड़े। हाय रब्बा, ये क्या है? ये एक हमारे सूरज की सुपरनोवा। ये सूरज की तरह का सितारा जब मर जाता है, ये हम मुर्दार तारा देख रहे हैं। हाँ, ये मरा हुआ है, मरा हुआ है। ये मरा हुआ है, इतना जागा हुआ है, हम तो जागे हुए इतने मरे हुए नहीं हैं, आप समझ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ। और ये जो सूरज है, इसका भी फ्यूचर यही था जो अभी तस्वीर में देखा है। ना करें। जी हाँ, सूरज के साथ ये होगा, यही होगा। तो हमारे साथ क्या होगा? तब हम नहीं होंगे ना, हम रिलैक्स कर रहे होंगे। आपके डायनासोर्स के पास 5 अरब साल बाद होगा। आपके जो फ्रेंड डायनासोर्स है उनके साथ, जो आप बाद में ढूंढेंगे। जी जी बिल्कुल ठीक हुई। ये तो वो है, ये तो किसके बच्चे की पेंटिंग है। ये जी देखें, पेंटिंग लग रही है, लेकिन ये वो करिश्मे हैं जो टेलीस्कोप से हम देख सकते हैं। ये एक सितारा जो बहुत वायलेंट तरीके से मरा, जिसको सुपरनोवा कहते हैं, उसकी बकियात। हाँ, तो मैंने सही बोला ना, सुपरनोवा। yes. ये वर्ड्स वैसे हमने फिल्मों में सुने, सच्ची बात है मुझे किसी का कोई मतलब नहीं पता। स्टार वॉर्स, स्टार ट्रैक, ये जो थोड़ी बहुत बचपन में देखी चीजें, बच्चा बेटे को मेरा स्टार वॉर्स का फैन है तो उस तरह के नाम आते रहे। वो एक और छोटा सा शगुफा सा नजर आए, व्हाट इज दिस? ये लगता है जैसे बोल के अंदर कुछ रखा हुआ है। ये बिल्कुल जी, इसको ये वही ऑब्जेक्ट है। व्यूअर्स, ये असल तस्वीरें हैं, ये एआई टाइप कुछ नहीं है, ये असल तस्वीरें हैं। एआई से जो आप बना रहे होते हैं, ये अल्लाह ताला के असल करिश्मे हैं जो टेलीस्कोप्स के जरिए और डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू, आप सैटेलाइट्स के थ्रू देख के आपने इनकी इमेजिंग की है, राइट? बिल्कुल, और मैं भी ये वादा कर दूं, और क्वालिटी देखें कितनी अमेजिंग है। ये सब तस्वीरें पाकिस्तान से ली गई हैं। ये डोंगा की है। ये जी अगेन मरा हुआ सितारा है। आपको मसला क्या है? मरे हुए सितारे सुबह सुबह दिखा रहे हैं आप हमें, कुछ जागा हुआ भी दिखा दें। चलें जी, जागा वाला भी कुछ देख लेते हैं। आई होप इसके बाद ये देखें, जागता हुआ हमारा सैयारा जुपिटर, जिसको मुश्तरी कहते हैं। ये निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा प्लैनेट आप देख रही हैं, जिसके ऊपर ऐसी गैसें मौजूद हैं जो गटर के अंदर जो गैसेस होती हैं, अमोनिया, ये बेसिकली वो आप उसके लाखों किलोमीटर बड़े बड़े बादल देख रहे हैं। तो जुपिटर पर आई थिंक हम नहीं जाना चाहते, लेकिन जुपिटर को अलबत्ता हम ज़रूर हाजमे के लिए दवाइयाँ ज़रूर भेजेंगे, क्योंकि ज़ाहिर ही इसको या तो टाइफाइड है या कोई और बीमारी है। यानी ये एस्ट्रोनॉमर के साथ डॉक्टर एक होना ज़रूरी है। मैं हूं ना नीम हकीम, आप रख लें मुझे, मैं हर सितारे की बीमारी और उसका इलाज आपको बताऊंगी। नहीं, आपने कहा ना कि वो बेचारा, मतलब उससे इतनी बदबू आती है, उसको ऑब्वियसली गैस की प्रॉब्लम है बेचारे जुपिटर को, तो कोई ना कोई हाजमे का तो उसका हमने मैनेज करना है ना। आप कितनी सीरियस बात करने आए थे, आपके सामने मस्करा बैठ गया। अच्छा, नेक्स्ट तस्वीर की तरफ जाते हैं। वाओ, नाउ दैट लुक्स लाइक अ पेंटिंग।
Yes. that's a ये तस्वीर है, तस्वीर ये है। पेंटिंग नहीं है। ये एक आसमान के बड़े से हिस्से की तस्वीर है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ गैसें देख रहे हैं और ये वही गैसेस हैं जो सूरज मुख्तलिफ मर के फट के ये खारिज करते हैं। और बाय द वे इन्हीं गैसों से, इन्हीं रंग बिरंगे पेंटिंग्स के अंदर से नए निज़ाम शमसी पैदा होते हैं। मुझे लग रहा है इसमें मरे हुए सितारे भी कुछ घूम रहे हैं। अच्छा हैं? मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन आई एम श्योर आप सही कह रही तो होंगी। ये अच्छा, फिर मुझे बताएं ये ब्लू ब्लू सी लाइट क्या है इसके अंदर? जरा वापस जाए ना उस तस्वीर की तरफ, मैं इसको समझना चाहती हूँ। कम से कम स्कूल में जरा 2 मिनट एक्स्ट्रा तो तस्वीर लगी होती थी ना, समझ आ जाती थी। ये जो नीले नीले गोले टाइप बने हुए ये क्या है? हर सितारा एक किचन की तरह डिफरेंट मटेरियल बनाने की फैक्ट्री है, एक हांडी का नाम है। ठीक है। जब वो फट जाता है वो मुख्तलिफ मटेरियल खला में खारिज कर देता है। ये मुख्तलिफ रंग जो हैं ये वो मुख्तलिफ गैसेज हैं, कुछ हाइड्रोजन है, कुछ ऑक्सीजन है, कुछ नाइट्रोजन है, और ये वही नाइट्रोजन है जो आपके डीएनए में है, वही ऑक्सीजन है जो हम आपके पानी के ग्लास में। इसीलिए तो व्यूअर्स, जब हम पाकिस्तान कह रही हूँ, जब हम दुनिया से बाहर स्पेस में जाते हैं तो आपको बिल्कुल मुख्तलिफ इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। जो सबसे बड़ा डिफरेंस हमारे इस अर्थ में, राइट, और दूसरे प्लैनेट्स और बाहर स्पेस में है, वो ये है कि यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का बैलेंस एक सर्टेन किस्म का है जो इंसानों के लिए रहने के लिए एक्सेप्टेबल है। अब अर्थ के सबसे करीब पड़ता है मार्स, रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? बिल्कुल। लेटेस्ट तो मैंने यही पढ़ा था कि ऐसे ही है। अगर पाकिस्तान बार बार पाकिस्तान कह रही हूँ मैं, तो पाकिस्तान से आगे नहीं दिमाग चलता। अर्थ तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब अगर आपने अर्थ के अलावा किसी और जगह को इनहेबिट करना है तो कहते हैं कि मार्स के ऊपर बड़ा काम हो रहा है। मार्स पे भी हो रहा है, चांद पे लेकिन भी हो रहा कितनी अफसोस की बात है कि हमने अपनी अर्थ का इतना बेड़ा गर्क कर दिया कि अब हम दूसरे प्लैनेट्स, शहर मुल्क नहीं, दूसरे प्लैनेट्स ढूंढ रहे हैं अपनी ही बर्बादी की वजह से। ये याद रखना जरूरी है व्यूअर्स। करेक्ट, आई एग्री। और मजाक अपनी जगह, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट ये याद रखना जरूरी। वो कहा जाता है कि अगर आप मरीख पे जाके मरीख को आबाद कर सकते हैं तो जो आपकी अपनी ज़मीन है पहले आप उसको सेट करें, उसको मज़ीद और आबाद देखिए करें। मार्स के अपना निज़ाम चल रहा है, उनकी अपनी वहाँ पे मखलूकें और चीज़ें घूम रही होंगी। हम उनका सेटअप ख़राब करके अपना सेटअप लेके जा रहे हैं। देखिए सोचने की बात है, मैं हमेशा इसके बारे में सोचती हूँ कि देखिए अर्थ पे अगर कोई एलियंस आके बैठ जाते हैं और यहाँ पे अपनी जगह कायम करते हैं, हमें दिक्कत होती है। उधर भी कुछ तो होगा ना सिस्टम। अभी तक तो नहीं है, अभी तक तो खाली है, कुछ भी नहीं है, खाली पक्की बात है। मेरा ख्याल है। ये ना करना कि वहाँ पे जाके फिर हमें कंप्लेंट्स आ रही हो, हमें सू कर रहे हो लोग मार्स के कि जी आपने वहाँ पे आके जगह कायम कर ली। वो कहते हैं कि एक दफ़ा जा सकते हैं आप, कुछ एक ऑफर है कि आप वहाँ एक दफ़ा जाएं, वापस नहीं आ सकते। क्योंकि हम अच्छा ओके हाँ। क्योंकि अभी भी वो अर्थ की तरह रहने के काबिल नहीं है। काबिल नहीं है, वहाँ पर हवा का दबाव बहुत कम है। अगर पानी की प्लेट रखेंगे वो फ़ौरन से उबल जाएगी, चाय रखेंगे फ़ौरन से उबल जाएगी। आप खुद भी खड़े होंगे तो आपका भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, सड़ सुड़ जाएंगे कुछ। Probably। सो बात ये है कि वर्किंग हो रही है व्यूअर्स, वर्किंग हो रही है इसके ऊपर। पहले तो लोग सिर्फ चांद पे जाने का सोचते थे, अब तो लोग पूरे स्पेस में घूम रहे हैं। जी, डिफरेंट प्लैनेट्स, डिफरेंट जगहें, जैसे जो कुर्रे हैं, चांद है, मरीख है, आगे और भी हैं। ये हमारे आपकी केयर के अंडर लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी या लाहौर फल्कियात की सोसाइटी या जनरली एस्ट्रोनॉमी का क्या फ्यूचर है? हम क्योंकि आपके कुछ ख्वाब है ना, वो क्या है? जी बिल्कुल, हमारी कम्युनिटी के भी कुछ ख्वाब हैं कि पाकिस्तान भर में प्लानिटेरियम्स, पाकिस्तान भर में ऑब्जर्वेटरीज, पब्लिक ऑब्जर्वेटरीज, जहाँ बच्चे बड़े हर कोई। हाय, बचपन में प्लानिटेरियम गई थी और 2 दफ़ा गई थी, मैं आपको बता नहीं सकती। बैठ के ना ऐसे मेरा मुंह खुला था, उन्होंने लाइटें ऑन कर दी, मुझे 2 मिनट लगे रजिस्टर करने में, क्योंकि इतना सुकून। जी, वो जो सहर तारी हो जाता है और वो जो कैफियत होती है वो सिर्फ स्पेस ही ऑफ़र कर सकता है। तो ख्वाब यही है कि हम और मज़ीद ये ऑब्जर्वेटरीज, प्लानिटेरियम्स को ग्रो करा सकें और लोगों के अंदर ये आतिश पैदा कर सकें जो हमारे स्पेस इज द फाइनल फ्रंटियर। स्पेस इज़ द फाइनल फ्रंटियर। और लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर वो व्हीकल बनेगी और बहुत सी सोसाइटीज़ को मिला के, आपको भी मिला के, कि आप भी आएँ, दूरबीन से देखें और ये शौक और मजीद मेरे से अर्थ पे नहीं रहा जाता था, मैं दूसरी पे चले आप कहते हैं तो मैं आ जाऊंगी, बट मैं अलबत्ता अपने बेटे हसन को जरूर लेके आऊंगी और नूर बांधूंगी। एब्सोल्युटली। ये बाय द वे हसन अभी 9 साल के होने वाले हैं माशाल्लाह दिसंबर में, नूर अभी 5 साल की हुई है। व्यूअर्स, दिस इज द परफेक्ट एज बच्चों का इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, परफेक्ट एज। मैं खुद 9 साल का था जब मेरा इंटरेस्ट इसमें आया। एग्जैक्टली। सो द पॉइंट इज, इस उम्र पे अगर आप अपने बच्चों को लेके जाते हैं, वंस इन अ ब्लू मून, देखिए हज़ारों जगह आप वेस्ट में देखें लोग अपने बच्चों को
म्यूज़ियम्स लेके जाते हैं, प्लानिटेरियम्स लेके जाते हैं, ऐसे पार्क्स में लेके जाते हैं जिनके अंदर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होती हैं। एंटरटेनमेंट सिर्फ ये नहीं हो सकती, इसका अच्छा इस्तेमाल भी है, इसका बुरा इस्तेमाल भी है। इसके बुरे इस्तेमाल में हम इतने मुब्तला हो गए हैं कि जो बेसिक चीज़ें थी हमारी कि अपने माइंड को पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इंगेज करना है, वो चीज़ हमने छोड़ ही दी। एस्ट्रोनॉमी इज़ अ ब्यूटिफुल करियर और एक बड़ा वायबल करियर। आप इसमें अच्छे पैसे कमा सकते हैं, जैसे कि आपने अभी हमारे साथ शेयर किया सर। और उसके अलावा अगर ये आपका पैशन है और आप इसको एंजॉय करते हैं, ट्राई तो करके देखें। जिन लोगों की ज़िंदगी में बेसुकूनी है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, वो इस रूट भी निकल के देखें। देखिए, रब के रस्सी को तो मजबूती से थामें, लेकिन ये जो आपको सुकून देगा ना, क्योंकि ये रब की कायनात के ही डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। फाइनली हमारे व्यूअर्स को आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपने क्यूरियोसिटी को, अपने तजस्सुस को दबाएं मत। कुछ भी नहीं होता। मोस्टली अगर आप किसी भी चीज़ को करने में खुश हैं, खुशी पा सकते हैं, हैप्पी हो सकते हैं, तो वो चीज़ को करने का आपका पूरा हक है। कायनात को एक्सप्लोर करें और उससे और लोगों के अंदर वो खुशी को बांटें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। हमारे साथ रोशान बुखारी थे, ये नाम याद रख ले क्योंकि ये नाम आगे जाके और भी बहुत बड़े बड़े काम करेगा इंशाल्लाह। एस्ट्रोनॉमी एजुकेटर। सोचे ना कि इसी चांद, सितारे, सूरज, दुनिया, यूनिवर्स की रिसर्च करते हुए और उसको उसी पैशन को परस्यू करते हुए एस्ट्रोनॉमी एजुकेटर भी हैं, साइंस कम्युनिकेटर भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं ऑफ द लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल यानी कि लाहौर की फल्कियात सोसाइटी की। सो अपने बच्चों को लिमिट ना करें। वो अंग्रेज़ी का मुहावरा है ना, द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर। निकल के तो देखें, और अगर ख़ुद नहीं कर सकते तो कम से कम उनको तो अपनी ट्रूथ जीने दें। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कैंसर की, स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर की। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जहाँ पे हमने सितारों की बातें की, वहाँ पे अब हमें कुछ और सीरियस बातों की तरफ जाना है। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कैंसर अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हमारा फोकस ऑफ कोर्स रहेगा ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर। लेकिन क्योंकि कैंसर अवेयरनेस मंथ भी जारी है, हर साल अक्टूबर का पूरा महीना पिंकटोबर के नाम से भी मनाया जाता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस बार की जो थीम है वो है एवरी स्टोरी इज़ यूनिक, एवरी जर्नी मैटर्स। कभी हर कहानी, हर पेशेंट, हर जो इंसान कैंसर का सर्वाइवर है या जो कैंसर की बीमारी में मुब्तला है, उसकी कहानी मुख्तलिफ है। तो हर बंदे को एक तरीके से आप ट्रीट नहीं कर सकते। एंड एवरी जर्नी मैटर्स, यानी कि हर इंसान मैटर करता है। ये वही वाली बात जो मैं कहती हूँ कि लोग कहते हैं बच्चे तो सबके ही होते हैं। हाँ जी, बच्चे सबके होते हैं, लेकिन हर औरत का हर बच्चा एक मुख्तलिफ एक्सपीरियंस होता है, राइट? तो उसी तरह हर औरत या मर्द या जो भी इंसान कैंसर से गुजरता है, उसका रिएक्शन, उसका रिस्पॉन्स, उसकी रिकवरी, उसकी हर चीज़ यूनिक है उसके जिस्म के हिसाब से। अल्लाह ताला ने हम सबको मुख्तलिफ बनाया है, इसलिए हम लोगों को डब्बों में डाल के ट्रीट नहीं कर सकते। आइए मुलाकात करते हैं दो बहुत ही ब्रिलियंट ख़वातीन जो कैंसर वॉरियर्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि अवेयरनेस भी क्रिएट करती हैं और लोगों के इलाज में भी अपना एक एफ़र्ट डालती हैं तो डॉक्टर्स, लेकिन मेरी बड़ी प्यारी बहनें हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर कौसर बानो हैं। आप कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं एट जिना हॉस्पिटल लाहौर, यानी कि आप कैंसर का इलाज करती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया जुगन आपके दावत का। और आपने बहुत ही अहम मौजू पे जो है, अक्टूबर का महीना चल रहा है और हर जगह ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की बात हो रही है। बिल्कुल, हम इस पे अभी बात करेंगे। ज़रा मैं डॉक्टर मेविश से भी मुलाकात करा दूँ व्यूअर्स की, क्योंकि आप पीडियाट्रिक हीमेटोलॉजिस्ट हैं एंड ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मेविश फैज़ान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा व्यूअर्स, बच्चों वाला एलिमेंट क्यों ऐड किया? और उसके अलावा क्योंकि दोनों डॉक्टर्स खुद भी ख़वातीन हैं, तो सिर्फ इन्होंने दूसरों की बात नहीं करनी, अपना भी इनसे मैंने आज पूछना है कि अपना ये लोग कितना ख्याल रखती हैं। क्या ये लोग अपने चेकअप्स कराती हैं रेगुलरली? क्या ये अर्ली डिटेक्शन की तरफ भी जाती हैं? क्योंकि व्यूअर्स, कैंसर ये नहीं देखता कि आप डॉक्टर हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप होम मेकर हैं। कैंसर हो जाता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके ऊपर रिसर्च अभी तक जारी है।
हमारा पॉइंट ये है कि हमें करना क्या चाहिए। सो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, मैम आप क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, जैसे अभी आपने बात की कि जो है ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है ख़वातीन का, और यू नो कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो आधी से ज़्यादा ख़वातीन पे मुश्तमिल, तो समझे कि ये कितना अहम जो है इशू है। और सिर्फ खातून नहीं है, वो एक माँ है, एक घर की जो पिवटल रोल है, माँ है, बहन, बेटी, बीवी, हर फॉर्म में हमारे घर में खातून का एक अहम किरदार है। जब हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं, हमें पता है 50% 52% हमारी आवाम ख़वातीन है। वही तो ये लम्हा फिक्रिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा जाए तो तकरीबन जो ख़वातीन में जितने भी कैंसर्स हैं उसमें 30% जो है ब्रेस्ट कैंसर है, तो एक बहुत बड़ा रेशो है। और इसकी जो है कि अहम बात यह है कि इस कैंसर को हम ये नहीं, इसे अवेयरनेस फैलाने का मकसद ये है कि ये एक ऐसा कैंसर है कि जिससे क्योर पॉसिबल है। मतलब इसको लेट करने की बजाय अगर हम अर्ली, हर साल इस चीज़ पे बात होती है कि अर्ली डिटेक्शन, स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शन। क्योंकि व्यूअर्स ज़्यादातर ये कैंसर एटलीस्ट पाकिस्तान में, बाहर के मुल्क में तो माशाल्लाह शुरू में ही पकड़ लेते हैं, क्योंकि लोग अपने विजिलेंटली चेकअप्स कराते हैं। ख़वातीन मुंडे दे पेपर होने, एदा ए हो रहा है, ओदा हो रहा है, तो कुड़ी दी शादी करनी है, हाँ गिल्टी महसूस हो रही है छाती में, चलो करूँगी करूँगी करूँगी, 3 साल निकल गए, उसमें ऊजिंग शुरू हो गई, उसका चेकअप नहीं कराया, 4th स्टेज कैंसर, तीसरे चौथे स्टेज पे आते हैं। और आपको पता है 90% हॉस्पिटल्स 3rd 4th स्टेज पे लेते ही नहीं है। वो कहते हैं कि जी 1st 2nd स्टेज और यंग एज वालों को तो हम बचाएं ना, जिनकी अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, जो कितनी एक क्रूअल चीज़ है, लेकिन क्या करें, बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा है, बर्डन बहुत ज़्यादा है। तकरीबन आप देखें, आपने जैसे बात की कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में 70-80% जो हैं डिटेक्शन अर्ली स्टेज पे हैं, जबकि हमारे यहाँ ये टोटली ऑपोजिट है। हमारे यहाँ 70-80% डिटेक्शन जो हैं वो लेट स्टेजेस पे आ रही हैं, और उसकी वजह यही है, सबसे पहला कि ख़वातीन अपने ऊपर तवज्जो नहीं देती। जैसे आपने कहा कि जी उनको ये है कि अब ये काम भी हो जाए, ये काम भी हो जाए, उसके बाद मैं अपने लिए जाऊँगी। अभी ऐसा नहीं है कि ख़वातीन को ये इल्म नहीं है कि जी जो ब्रेस्ट में गिल्टी है ये इसको मुझे चेक करवाना चाहिए कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई लोगों में। लेकिन सबसे पहले उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती हैं, खुद को वो अपने आप को किसी प्रायोरिटी पे नहीं रखती हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ फ़र्क होती हैं। फिर दूसरी बात ये, उनके अंदर एक फेयर होता है कि कहीं वाकई में मुझे कैंसर तो नहीं है। ठीक है, कैंसर की ज़रूरी नहीं कि कोई हर गिल्टी जो है वो कैंसर की गिल्टी हो, लेकिन उसको डिले करने का या डिले डायग्नोसिस की तरफ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अर्ली आएँ, नहीं गिल्टी होगी, डिफरेंट चीज़ें भी हो सकती हैं, बिनाइन गिल्टियाँ भी हो सकती हैं, जैसे कि फाइब्रोइडिनोमास होते हैं, फाइब्रोइडिनोसिस होता है, कुछ काफ़ी सारी होती हैं। इंक्रीजिंग एज के साथ हाँ ये ज़रूर है कि कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, कि गिल्टी अगर हुई है तो उसमें कैंसर का रिस्क ज़्यादा है, लेकिन वो भी अगर आप अर्ली उस पर आ गए, जैसे ही आपको पता चला, आपने फ़ौरन चेकअप करवाया, आप अर्ली स्टेज पे हैं, तो इस टाइम पे इस तरह की ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं कि मोर देन 90% केसेस में आप क्योर हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, आप क्या कहेंगी? आई थिंक एक तो ये कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कैंसर, पहली चीज़ तो एक्सेप्टेंस होती है कि जैसे इवन आप कह लो कि फ़ीमेल्स, ठीक है, ये एक्सेप्ट ही नहीं होता कि कैंसर हमें भी हो सकता है, इसलिए प्रिवेंशन के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं होती ऑब्वियसली, और इतनी कन्फ्लिक्टिंग फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप देखिए मैम, आप तो बच्चों को भी देखती हैं, जो मेरे ख्याल से एक और भी ज़्यादा पेनफुल एरिया है टू वर्क इन। बच्चों के केस में भी एक्सेप्ट ही नहीं करते, कहाँ कैंसर है, 70 जगहों पे लेके जाएंगे, 70 वो हर्बलिस्ट के पास ले जाएंगे, इसके पास ले जाएंगे, उसके पास ले जाएंगे। बच्चों के केस में भी मैंने बड़ी दफ़ा देखा है कि केस बिगाड़ के वापस लेके आते हैं कि अच्छा जी अब आप कर लें। उस वक्त क्या कर सकते हैं जब इतना लेट स्टेज हो, जबकि बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह अनलेस कोई बहुत डेंजरस कैंसर हो, ज़्यादातर बच्चों की क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती है वो वापस रिकवर भी कर जाते हैं। पहले तो ये सोचना चाहिए कि कैंसर एक बीमारी है जो काबिल इलाज है, और उसको बहुत जल्दी तशख़ीस किया जाए। कोई भी एबनॉर्मल सिम्टम नज़र आ रहा है जो कैंसर की अलामत हो सकती है, तो उसको फ़ौरन चेक कराया जाए ताकि वो जल्दी ट्रीट हो सके। ब्रेस्ट कैंसर हो या बच्चों के कैंसर हो, जितनी जल्दी तशख़ीस हो जाएगी उतनी जल्दी और मुकम्मल इलाज और कम दवाइयों से इलाज मुमकिन हो पाता है इन बच्चों का। मैम क्या बच्चों में ब्रेस्ट कैंसर होता है? बच्चों में यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता क्योंकि बच्चे अभी छोटे होते हैं, राइट। बच्चों में जो सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर्स होते हैं वो उनमें ब्लड कैंसर होते हैं, बच्चों में ब्रेन के कैंसर बहुत कॉमन है,
इसी तरह बच्चों में फिर गदूद के या पेट में कोई रसौली का कैंसर, टांग पे कई रसौली हो जाना, ये वाले कैंसर बच्चों के बहुत आम कैंसर होते हैं। और इसी तरह मर्दों में व्यूअर्स प्रोस्टेट कैंसर बड़ा कॉमन है, लेकिन मर्दों में मैंने सुना है कि एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर की शरह बच्चों से ज़्यादा है। बच्चों में बहुत रेयर है, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर, बट मर्दों में आई हर्ड आई थिंक पॉइंट समथिंग % मर्दों में भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर। ऑलमोस्ट 5% जो है हमारे जानने वालों में एक मेल का ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हुई थी, उनके लिम्फ नोड्स भी निकले थे और छाती भी रिमूव थी। तो यानी कि ये छाती तो मर्द औरत दोनों की होती है, बट औरतों में हार्मोन्स की, औरतों में क्यों हार्मोन्स की वजह से मैडम ज़्यादा होता है, क्या रीज़न है? बेसिकली जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट के साथ ही जो है ना रिस्क ब्रेस्ट कैंसर का स्टार्ट हो जाता है। जो ब्रेस्ट में हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर इनसे स्टार्ट होता है। चूँकि ये ग्लैंड्स जो है इनकी ग्रोथ होती है हार्मोन्स के साथ, तो वो हार्मोन्स जो हैं उनके अंडर अगर कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाए ब्रेस्ट में, तो वो हार्मोन्स उसको फीड करते हैं। तो कई हमारे जो टाइप्स होती हैं, बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर की डिफरेंट टाइप्स हैं, तो उनमें एक जो टाइप है ना हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव, उसकी ग्रोथ को जो है हमारे हार्मोन्स जो हैं वो फीड करते हैं और उससे वो बढ़ता है। तो मेल्स में भी ऑब्वियसली मेल्स में है, बट रेयर है। कुछ मर्दों में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, बिल्कुल नॉर्मल से हटके, वो इम्बैलेंस है हार्मोन प्रोडक्शन का। तो इसलिए मर्दों को भी, वैसे तो ये है कि अगर हम मर्दों को बिल्कुल रेयर उसमें भी करें, तो इसके बावजूद भी मर्दों में भी आगाही की ब्रेस्ट कैंसर के बारे में उतनी ही ज़रूरत है जितनी ख़वातीन में। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर साहबा आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि देखिए, एक तो होती है अवेयरनेस, एक होता है इस चीज़ को मतलब फिर उस चीज़ को प्रिवेंट करना। एक तो है कि आप जाके अपना चेकअप कराएं, लेकिन क्या हमारी ज़िंदगियों में और अदरवाइज़ ऐसी चीज़ें नहीं है जो हम कर सकते हैं जो हमें कैंसर से कम दूर रखेंगी? हाँ, देखो बच्चों के कैंसर में तो ये है कि ऐसा कोई प्रिवेंटिव थेरेपी नहीं है, लेकिन जो काम माँ बाप बहुत आराम से घर पे कर सकते हैं। बच्चों के डिफरेंट कैंसर डिफरेंट एजेस पे होते हैं। जैसे अगर बहुत छोटे बच्चे हों तो उनमें आँख का कैंसर होता है, जैसे हम रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं, जिसमें आँख नॉर्मली जैसे कोई पिक्चर खींचे तो एक रेड रिफ्लेक्स नज़र आता है या आँख लाल नज़र आती है, राइट? तो उन दोनों में फ़र्क नज़र आता है कि आपको एक आँख डिफरेंट लग रही है, एक आँख डिफरेंट लग रही है। और बहुत आम लैंग्वेज में पेरेंट्स इसे कह देते हैं कि इसकी एक बिल्ली जैसी आँख हो गई, या समटाइम वो इसको बिल्कुल एक नॉर्मल लेते हैं और वो कभी भी चेक नहीं कराते, और फिर आँख की बीमारी ये बढ़ती जाती है, आँख नज़र ख़त्म हो जाती है, आँख सूजना शुरू हो जाती है, और इवन वो जिस्म के बाकी हिस्सों में स्प्रेड कर जाती हैं। तो ये बहुत अर्ली 1 साल के अंदर अंदर या 1-2 साल से छोटे बच्चों में माँ बाप आराम से नोट कर सकते हैं। जिस्म के किसी भी हिस्से पे गिल्टी आ जाना, जैसे माँ बाप, कोई माँ बच्चे को, यूजुअली छोटे बच्चों को नहला रही है तो पेट में महसूस करती है कि कोई एक रसौली फील हो रही है या एक साइड से कोई स्वेलिंग फील हो रही है, तो उसको फ़ौरन डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। या इवन बाज़ दफ़ा फैमिली फिजिशियंस भी, बच्चा किसी वैक्सीनेशन के लिए गया या किसी इन्फेक्शन के लिए गया, या जैसे बच्चों को बाज़ दफ़ा साल में 1-2 इन्फेक्शंस आम हो जाती हैं, तो उसी पे डिटेक्शन बहुत जल्दी हो सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ व्यूअर्स, तीनों बच्चे माशाल्लाह पैदा हुए मेरे। हसन जब पैदा हुआ तो फ्यू मंथ्स के बाद, मतलब लिटरली फ्यू वीक्स का था, तो मैं मालिश करी थी तो मुझे ना यहाँ पे ना 2 मोटे ग्लैंड्स जैसे कुछ मोटा फील हुआ, और एक साइड पे ज़्यादा गिल्टी जैसे, उस वजह के क्लॉग लिम्फ नोड्स थे। वो डॉक्टर ने मुझसे, बट मैंने फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता किया। डॉक्टर ने सबसे पहले मुझे एक बार डॉक्टर शहजाद ने की कि वेरी गुड, ये तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिक्र की कोई बात नहीं है, ये कुछ बच्चों में होते हैं, यहाँ पे उनके बने हुए होते हैं, ये सेटल हो जाते हैं लाइट मसाज से। अगर 2 वीक्स में ना सेटल हुआ, 3 वीक्स में हल्के मसाज से, तो फिर चेक कराना और हम इसका फिर कुछ और हल निकालेंगे। अब देखें ना, जैसे ही मुझे महसूस हुआ मैंने फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता किया, बिकॉज मैं डर गई, क्योंकि गिल्टी इतनी देर से सुनते आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि मेरे बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन फिर लोग इग्नोर क्यों करते हैं? देखिए, एज फैमिली पीपल, हमारी भी माएँ बहनें बच्चे वटेवर जो भी हमारे फैमिली सेटअप्स हैं, हम उनको ज़रा सा कुछ होता है हम भाग के उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो फिर ये कौन से लोग हैं जो बॉदर नहीं करते? आई थिंक एक तो पहली बात कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि कोई भी चीज़ जो एबनॉर्मल फील हो रही है वो पेरेंट्स को फ़ौरन लेके जानी चाहिए। देखो, हमारी सोसाइटी में ना बहुत सी और कन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। पहली बात तो ये एक्सेप्टेंस कि हमारे बच्चे को कोई ऐसी बीमारी हो सकती है, लोग ये नहीं सोचते। आप इर्द गिर्द बहुत सुनते भी हो, कैंसर अब हर फैमिली में कहीं ना कहीं नज़र आता है, राइट? बच्चों में, इवन बड़ों में, लेकिन फिर भी एक्सेप्टेंस रिलेटिवली लो है। पहली चीज़ के वही बात है कि शायद वो और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़
एक्टिविटीज़ में बिजी है। जैसे आपने बताया आज फलां बच्चे की ये एक्टिविटी, आज फलां बच्चे की ये एक्टिविटी, राइट। तो भले वो ढेर सारी एक्टिविटीज़ हों, लेकिन हेल्थ शुड बी अ प्रायोरिटी। हमारे यहाँ हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है और हेल्थ एजुकेशन भी नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स होते हों जिस पे उनको पर्टिकुलरली हेल्थ रिलेटेड एडवाइस दी जाती हो। डॉक्टर साहिबा, हम मॉर्निंग एट होम पे पिछले 20 साल से हेल्थ पे ऑलमोस्ट डेली सेगमेंट करते हैं। जो भी कोई चीज़ होती है, चाहे हेपेटाइटिस की अवेयरनेस हो, चाहे पोलियो के खतरों की अवेयरनेस हो, नॉट जस्ट जब कैंपेन्स चल रही होती है, इम्यूनाइजेशन पे हम इतना फोकस करते हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर। बात सिर्फ इतनी है कि आप इन्फॉर्मेशन दे भी रहे हो तो अगले उस इन्फॉर्मेशन, घोड़े को आप पानी तक तो लेके जा सकते हैं, पानी तो उसने खुद पीना है। तो अक्सर उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, रिसोर्स लिमिटेशंस, लोगों को पता नहीं होता कि जाना कहाँ है। ज़्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है ना, उसमें रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, इस वजह से भी वो लोग निगलेक्ट कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट ने कितने फ्री क्लिनिक्स लगाए हुए हैं। पीटीवी तो कुछ महीने पहले गाड़ी आई थी, वो मोबाइल वैन आई थी जिसमें जाके हम सब ने अपने मैमोग्राम्स करवाए थे। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब ये भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, अब तो हमारे पास कोई बहाना नहीं है। कोई बहाना नहीं है। पहले था 10-15 साल पहले, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अब इस वक्त जो करंट हालात है, जो करंट गवर्नमेंट जिस किस्म के एफर्ट्स कर रही है पंजाब में स्पेशली, आई थिंक ये भी वैसे सही कह रहे हो, क्योंकि वही पहली चीज़ तो ये है कि हेल्थ प्रायोरिटी होनी चाहिए, कि आपकी सेहत आपकी प्रायोरिटी हो और आप अपनी प्रायोरिटी हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप अपनी फैमिली के लिए तभी तक हो जब आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हो, राइट। एक्चुअली प्रायोरिटी में ना ये भी बात आती है कि लोग वाकई में वो जब तक किसी भी मसले के साथ उनको पेन ना शुरू हो, कोई तकलीफ़ ना शुरू हो, उससे पहले नहीं आते। जैसे आपने बताया कि जी गिल्टियाँ महसूस हुई, आप फ़ौरन ले गई, लेकिन आम मैंने देखा है कि बच्चों को गिल्टियाँ हो रही हैं या बड़ों को हो रही हैं, वो जब तक उसमें वो इंतज़ार करते हैं कि जी अभी कुछ मसला नहीं अच्छा, कर रही है। बच्चे को दिखाए बगैर, औरत को दिखाए बगैर हकीम से जाके दवाई ले आते हैं। हमारे नेबर्स में एक खातून जॉब करती थी, उसको बेचारी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, सारा कुछ हो गया। खैर मैंने उससे बात की, मैंने कहा आप डॉक्टर के घर में काम करते हो, आपने ख्याल नहीं किया? कहती है नहीं, मेरा मियाँ जाके ना, मेरा बंदा जाके मेरे वास्ते ना 1 साल ते वो दवाई लेके आया सी ते मैनू आराम आ गया सी। मैंने कहा आराम यानी कि वो तकलीफ में थी, उसकी ऊजिंग भी थी, किसी हकीम से जाके दवाई लेके आया और उस हकीम से वो खातून आज तक मिली नहीं है। आप सोचे कि 1 साल वो एक दवाई लेती रही। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि राइट पर्सन, हकीम के पास भी जाने का टाइम तो लिया ना। अब वही आदमी अगर अपनी बीवी को जिना हॉस्पिटल ले जाता चेकअप के लिए, चीज़ पकड़ी भी जाती, सारा कुछ हो जाता, और वो 1 साल का जो उसने हकीम का खर्चा किया उससे कई गुना कम में और जल्दी मसला हल हो जाता। ये बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा, कि जी हकीम से दवाई लेते रहे, ठीक हो गया, फिर दोबारा बन गई। तो मैं तो अपने पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि भाई आप पहली फुर्सत में आ जाते, अभी भी आए हैं, लेट होके भी आए हैं, अगर आप उसी वक्त आ जाते तो आपके जो ज़िंदगी के साल हैं वो बच सकते थे। लेकिन ये वाली अवेयरनेस शायद थोड़ा सा टाइम और लगेगा, अब आ रही है। अब लोग जो हैं, ख़वातीन जल्दी आ रही हैं हमारे पास। अच्छा, अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ये तो हमने अपना बैकग्राउंड सेट कर लिया। अब ब्रेक के बाद जब आएंगे, व्हाट टू डू, वो क्या एडवाइस और वो क्या मशवरे हैं जो आप लोग देना चाहते हैं। इलाज अपनी जगह, लेकिन इलाज के साथ औरत की जो नफ्सियाती हालत होती है, बड़ी ख़वातीन को तलाक दे देते हैं शोहर ड्यूरिंग दिस पीरियड। सॉरी, लोग इस बात पे इतनी बात नहीं करते, लेकिन मैं हैरान हूँ कि अब वो मुकम्मल औरत नहीं है। तो भाई मतलब आपको भी हो सकता था, खुदा न खास्ता, एक ये हो जाता है, घर ख़त्म हो जाते हैं, मियाँ दूसरी शादियाँ कर लेते हैं। अच्छा, ख़वातीन कैंसर से तो निकल आती हैं, लेकिन उनमें जीने की डिज़ायर ज़ीरो हो जाती है। फैमिली वालों के रवैये, इन सब चीज़ों पे कलेक्टिवली बात करेंगे और आपकी एडवाइस लेंगे व्यूअर्स ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है एज़ यू नो ब्रेक से पहले प्रोफेसर डॉक्टर कौसर बानो ने, जिनका नाम मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा है। असल में जिस नाम के एंड पे बानो लगता है मुझे वैसे ही एक्स्ट्रा स्पेशल लगता है। देन वी हैव विद अस द ब्रिलियंट प्रोफेसर डॉक्टर महविश फैज़ान।
चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में जितने एफर्ट्स डॉक्टर साहिबा कर रही हैं, इट इज़ अनबिलीवेबल। तो डॉक्टर साहिबा, आई नो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है, उस पर तो हर फोरम पे बात हो ही रही है, लेकिन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज़ें हैं जिनका ख़ास ख्याल रखें, और किस फिर उनका इलाज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की बारी माँ बाप के हाथ पाँव फूल जाते हैं। देखो, पहली चीज़ तो यही है कि बच्चों को कैंसर हो सकता है, और ये बच्चा आपका बच्चा भी हो सकता है। बच्चों में किसी भी उम्र में कैंसर हो सकता है। कैंसर की किस्म उसकी उम्र के हिसाब से डिफरेंट हो सकती है। बच्चों में कैंसर का इलाज मुख्तलिफ़ तरीके से होता है। कुछ बच्चों में सिर्फ दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसे हम कीमोथेरेपी कहते हैं। कुछ बच्चों में सिर्फ सर्जरी होती है, और कुछ बच्चों में कीमोथेरेपी सर्जरी दोनों चीज़ें होती हैं। और रेडियोथेरेपी, जिसे शुआएं लगाना हम आम ज़बान में कहते हैं, रेडिएशन, वो भी कुछ बच्चों के इलाज का हिस्सा हो सकती है। उस बच्चे को किस किस्म का इलाज चाहिए वो डिपेंड करेगा कि उसके कैंसर की किस्म क्या है और उसकी स्टेज क्या है। मैडम ये बताएं कि आप तो ऑन ग्राउंड तशखीस करती हैं, इलाज करती हैं, बच्चों में पाकिस्तान में कैंसर बहुत है? हाँ, देखो, बच्चों में भी कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि पहले बड़ों का सुनते थे, आजकल हर दूसरे तीसरे बंदा, हाँ माशाल्लाह हमारा बेटा कैंसर सर्वाइवर है, पता चला कि जी 2 साल पहले उसको ब्लड कैंसर था, लुकीमिया था, पूरी वो ट्रीटमेंट से गुजरा, अल्लाह का शुक्र है अब ठीक है। लेकिन कैंसर और छोटा बच्चा, माँ बाप को समझ नहीं आती क्या करें फिर। बच्चों में देखो, एक तो कैंसर बढ़ भी रहा है, दूसरा अब अवेयरनेस भी बेहतर है। क्यों बढ़ रहा है? ऐसा कोई एक ख़ास वजह नहीं अभी पता चली कि क्यों बढ़ रहा है। मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, जैसे कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, रेडिएशन है, जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। खुराक जो हम ले रहे हैं मैम, खुराक बिल्कुल, हाँ, केमिकल, जिस फर्टिलाइजर्स, जो अनड्यू चीज़ें हो रही हैं, ऐसा कोई एक फैक्टर नहीं अभी प्रिडिक्ट हो सका। लेकिन अब अवेयरनेस भी बेहतर है। जैसे पहले मे बी के बच्चे को बहुत लंबा सा बुखार चलता है तो कैंसर का सोचा ही नहीं जाता, और मे बी के वो कभी डायग्नोज ना हुआ हो। अब डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ भी बढ़ गई हैं कैंसर, बच्चों में इवन कैंसर को भी डायग्नोज करने के लिए, और बच्चों में कैंसर बहुत काबिल इलाज है। अच्छा, पेरेंट्स और इर्द गिर्द वालों का क्या रद्द अमल होना चाहिए? माँ रोई जा रही है, बाप को से सिचुएशन संभाली नहीं जा रही, वो चीखता जा रहा है, बीमार बच्चा सहमता चला जा रहा है। आपने ऐसे केसेस आपके तो सामने आते हैं मैम। और दिस इज़ वेरी राइट कि बिल्कुल ऐसा ही होता है। पहली चीज़ तो ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि कैंसर एक बीमारी है, जैसे टाइफाइड, मलेरिया एक बीमारी है, और इसका एक अपना तरीका इलाज है। और बच्चों में कैंसर बहुत ज़्यादा काबिल इलाज होते हैं अगर वो बहुत जल्दी पकड़े जाएँ, राइट। तो पहली चीज़, परेशान नहीं होना। सबसे पहली कि फ़ौरन डॉक्टर को चेक कराएँ और ज़रूरी टेस्ट कराएँ ताकि उसकी तशख़ीस हो सके। दूसरी चीज़, आप डॉक्टर की बताई हुई हदायत के मुताबिक इलाज मुकम्मल कराएं, राइट। ये नहीं है कि जिस बच्चे को सर्जरी चाहिए वो सर्जरी के बगैर ठीक होगा, या सर्जरी हो रही है तो वो बीमारी बढ़ी हुई है। अगर सर्जरी उसके तरीका इलाज है तो फिर सर्जरी होगी और दवाइयाँ लगेंगी उसको, राइट। दूसरी चीज़ ये होती है कि बाज़ दफ़ा ना हमारे सोशल टैबूज़ और स्टिग्मास अभी भी कैंसर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। जैसे अब एक फैमिली हो, मोस्टली हमारी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ होती हैं, सो मदर इज़ नॉट द ओनली वन कि जो डिसीजन मेकर होती है, या इवन फादर भी। पहले उनको बहुत से घर के लोगों से मशवरा करना पड़ता है अपने बच्चे के इलाज के लिए कि हम इसका इलाज कराएं, दवाइयाँ बहुत सख्त हैं, बहुत गर्म हैं, इवन बच्चों की खुराक रोक दी जाती है कि ये गर्म खुराक, ये ठंडी खुराक। तो बच्चों में ऐसा कोई मसला नहीं होता। एक बीमारी उसकी एक बीमारी है जो अल्लाह की तरफ से उसकी चीनी और इस तरह की चीज़ें रोकनी है, जो जनरली बेकरी आइटम्स और इस तरह की चीज़ें, क्योंकि चीनी जो है ये तो प्रूव किया है कि वो कैंसर को, राइट, बच्चों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अच्छा। क्योंकि बच्चों को ना शुगर है, ना हाइपरटेंशन है, ना कोई और क्रोनिक डिजीजेस होती हैं। अच्छा। बच्चों में खुराक का अच्छा ख्याल रखना है। जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये कि खुराक हेल्दी होनी चाहिए, ताज़ा पकी हुई होनी चाहिए, और कह लो कि जितना इन्फेक्शन फ्री हो, जैसे कैन टेन ये नहीं, बहुत पुरानी रखी हुई खुराक नहीं, बहुत अच्छे से धुले हुए फ्रूट सब्जियां दे सकते हो जिनका हम अच्छा सा मोटा छिलका उतार सकते हैं। तो हेल्दी घर में बनी हुई खुराक उनको देनी है। बिल्कुल, क्योंकि वो यही होता है ना कि बच्चा बीमार होता है, माँ बाप को होता है हाय मेरा बच्चा, तो चलो यहाँ फास्ट फूड मंगा दें, वो मंगा दें, ये कर दें। इम्यून सिस्टम वैसे ही ऑलमोस्ट ज़ीरो पे होता है इलाज के दौरान, क्योंकि ज़ाहिर ही कीमो शीमो ये वो इन सब चीज़ों से बच्चा गुजर रहा होता है। तो बस एक मेजर रिक्वेस्ट यही है कि व्यूअर्स, लाड में बच्चे का ज़्यादा नुकसान नहीं करना, और उसी तरह बड़ों ने भी अपना नुकसान नहीं करना। अच्छा, ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर में मैम प्लीज़ हमें गाइड करें।
अच्छा जी, ब्रेस्ट कैंसर में ऐसा है कि अगर जिसको भी डायग्नोसिस हो जाए तो ट्रीटमेंट का डिपेंडिंग कि वो किस स्टेज पे आती है ना, स्टेज के मुताबिक। और कुछ टाइप्स हैं ब्रेस्ट कैंसर की, 3 टाइप्स हैं मेजर, जिनके मुताबिक हम जो है ट्रीटमेंट आगे प्लान करते हैं पेशेंट की। किसी में सर्जरी पहले है, किसी में कीमोथेरेपी पहले है। ये 2 मराहिल अर्ली स्टेज में ज़रूरी हैं, सर्जरी और कीमोथेरेपी। दूसरी चीज़ कुछ उसके बाद जो है रेडिएशन लगना ना लगना उसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइप के ऊपर और इलाज के बाद आउटकम्स क्या आते हैं और क्या स्टेज थी पेशेंट की। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है जिसके ऊपर मैं एक आप ये कह लें कि मैसेज भी है ख़वातीन के लिए, बेसिकली जो मेजॉरिटी जो ख़वातीन है जो हम बात कर रहे थे शुरू में, हमने बात की कि लेट क्यों आते हैं, उनमें उसके साथ जो डिफरेंट मसाइल होते हैं, साइकोलॉजिकल मसाइल डायग्नोसिस के साथ अलग होते हैं। जैसे कि मुझे हो नहीं सकता, हो गया, अब मैं क्या करूंगी, वो डिपेंडेंट होती है चेक कराया तो बीमारी तो निकालेंगे ही डॉक्टर, ये फेवरेट लाइन है आजकल। फेवरेट लाइन, मैं नहीं जाना डॉक्टर तक, क्यों नहीं जाना, बीमारी निकाल लेंगे, है तो निकलेगी ना, फिर इलाज क्यों नहीं करेगा डॉक्टर बेचारा। उसके साथ साथ इलाज के साथ के भी कुछ होते हैं मसाइल, जैसे कि सबसे पहला सर्जरी होगी, ब्रेस्ट रिमूव कर देंगे तो मैं एक फ़ीमेल जो आपकी बॉडी होता है, इमेज होता है, वो ख़राब हो जाएगा। फिर कीमोथेरेपी होगी, सबसे पहला उनका सवाल होगा जी डॉक्टर साहिबा बाल तो नहीं गिरेंगे, ठीक है। हालांकि हम उनको श्योर करवाते हैं कि बाल वापस आ जाएंगे, सबसे अहम ज़िंदगी है। और एक बात बताऊं, कीमो के बाद जो बाल आते हैं वो बेहतर आते हैं पहले से। कई लोग 90% लोग ये कहते हैं कि मैं, क्योंकि मेरे फैमिली में कुछ लोगों को हो चुका है, तो उन्होंने कहा सिर्फ कीमो का एक फ़ायदा हुआ कि बाल बड़े अच्छे आए हैं वापस। फेयर्स होते हैं। अब तो दवाइयाँ भी ऐसी मैम आ गई हैं, आधे से ज़्यादा लोगों के तो बाल भी नहीं गिरते अब। कई लोगों के नहीं गिरते, लेकिन जो ब्रेस्ट कैंसर में कीमोथेरेपी शुरू में होती है उनमें गिर जाते हैं। फिर फेयर होता है कि जी पार्टनर छोड़ जाएगा, जो कि हम कई केसेस में देखते हैं कि सपोर्ट ख़त्म हो जाती है, फैमिली सपोर्ट। क्योंकि फीमेल्स जैसे मैंने कहा कि डिपेंडेंट होती हैं अपनी फैमिली के ऊपर, उनको सबसे बड़ा डर ये होता है कि जी हस्बैंड ना छोड़ जाए, मतलब उनको लगेगा कि जी इसका इलाज का भी खर्चा करना पड़ रहा है। लेकिन मैडम देखें, अर्ली डिटेक्शन का मतलब क्या है कि खर्चा भी कम और पूरा ब्रेस्ट भी नहीं रिमूव होता, व्यूअर सिर्फ गिल्टी रिमूव होती है। ये मैसेज जो है ना सबको मिलना ज़रूरी है कि अगर आप जितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास आ जाते हैं उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि पूरी ब्रेस्ट रिमूव नहीं होगी, सिर्फ गिल्टी निकलेगी, कीमोथेरेपी भी कम हो जाएगी, उसकी जो आपकी डोजेज़ हैं वो कम हो जाएंगी, खर्चा भी कम होगा और सबसे अहम ज़िंदगी बचेगी कि आप क्योर हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये वाली चीज़ें जो है ना, ये आवाम तक ये पहुंचाना ख़वातीन, और मैंने जैसे पहले भी एक बीच में जिक्र किया था कि मर्दों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। मर्दों को पता क्यों, उन्होंने लेके आना अपनी घर की ख़वातीन को, वो चाहे उनकी माँ है, बेटी बहन, जो भी मर्द ने लेके आना। हमारा मुआशरा जो है वो मेल डिपेंडेंट है, तो उनके लिए भी उतना ही ज़रूरी है कि क्योंकि वो अपने घर की उस फ़र्द को लिए स्ट्राइव करें जो जिसके समझे कि वो एक मेन पिलर है उनके घर का, उसके ऊपर उनका घर खड़ा, वो उस घर को जो है उसका सारा निज़ाम चला रही है। तो मर्दों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है ख़वातीन की ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस जितना कि फ़ीमेल्स के लिए। वही वाली बात है ना व्यूअर्स, के इतने मर्दों को पता भी था कि बीवी की गिल्टी है, वो जानती नहीं सी। कैसे हो सकता है कि आप अगले बंदे को, और अगर वो नहीं मान रही तो बच्चों को, बीवी को घेरें, गाड़ी में बिठाएं, बहाने से लेके जाएं और ले जाएं मैमोग्राम के लिए। बात ये है कि व्यूअर्स, जान है तो जहान है। जिस फाउंडेशन के ऊपर आपका घर खड़ा हुआ है वही फाउंडेशन जब बर्बाद हो जाएगी तो घर तो आपका गिरेगा ही गिरेगा। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बड़ी दफ़ा हम ख़वातीन अपनी ज़ात के साथ ही ज़्यादती करती हैं, नहीं कराती चेकअप, लटकाएंगी जब पता है कि अब तो 35 साल भी कह दिया कि 35 साल पे पहली दफ़ा करा ले अपना चेकअप, राइट डॉक्टर साहिबा। अनफॉर्चुनेटली जो है पाकिस्तान में अब यंग एज में ज़्यादा कैंसर है। पहले हमारा एक कॉन्सेप्ट था कि जी एल्डरली में ज़्यादा कैंसर होता है, अब हमारे पास ज़्यादातर यंग ख़वातीन आ रही हैं ब्रेस्ट कैंसर के साथ। और डॉक्टर साहिबा इसीलिए बच्चों की बात करनी भी ज़रूरी थी। बिल्कुल, क्योंकि बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि अंडरलाइंग और भी चीज़ें चल रही होती हैं जो और एक्सबेट हो जाती हैं। हमारी एक दोस्त है, वो उसके अंदर उनके डोमेंट कैंसर पेट में भी था, मगर वो पकड़ा इसलिए गया क्योंकि छाती का कैंसर पकड़ा गया। वो उनके पेट में ऑलरेडी रसोलियाँ थीं इन हर स्टमक लाइनिंग, बट नोबडी, पेन भी होती थी, कभी कभी वॉशरूम में ब्लीडिंग भी होती थी, बड़े प्रॉब्लम्स थे। तो वही वाली बात है ना कि व्यूअर्स, नीम हकीम नहीं बनना, इसका इलाज डॉक्टर, ऑन्कोलॉजिस्ट, प्रॉपर मेडिकल प्रोफेशनल से कराना है। अगर आपने हिकमत की तरफ जाना है तो अपने डॉक्टर की मुशावरत से जाएं कि जी ये आप कर रहे हैं,
हमारे हकीम अंकल ने ये दवाई भी दी है। ज़्यादातर हिकमत की दवाइयाँ आपको नुकसान नहीं देती हैं, इन द सेंस दैट आप डॉक्टर से अपने चेक करा लें, आपको तसल्ली मिलती है, आप वो साथ साथ कर लें। लेकिन खुदा का वास्ता मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कीमोथेरेपी इलाज छोड़ ना दिया करें जस्ट बिकॉज बेहतर महसूस कर रहे हैं या आपको लगता है कि अब आप ठीक हो गए। सबसे बड़ा रीज़न टीबी के फैलाव का और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी का यही है, हम ठीक हो गए हैं, बच्चा ठीक हो गया, छोड़ दो। खैर, किचन की तरफ जल्दी से रुख करते हैं। जी हाँ जी, पार्मेजान चिकन विद स्पेगेटी एंड मैरिनारा सॉस रेडी है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे आमना, एंड आप भी आई होप कि इनकी बातों से ये आपको अंडरस्टैंड आया, आपने समझा होगा कि अर्ली डिटेक्शन इज़ की। देखो, कैंसर अगर खुदा न खास्ता व्यूअर्स आपको होना है तो वो होना ही होना है। अब किस शिद्दत का होना है और किस लेवल का होना है उसकी चॉइस आपके पास है। अगर आपको कुछ महसूस हो रहा है फिर भी आप अपनी ज़ात के साथ ज़्यादती करें। व्यूअर्स, दुनिया की हर चीज़ रिप्लेस हो सकती है, ये बॉडी यही है, इसी में हमने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारनी है। सेहतमंद अंदाज में भी गुजार सकते हैं और तकलीफ़ के साथ भी। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अर्ली डिटेक्शन इज़ की। ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस, कैंसर की अवेयरनेस फैलाना बच्चों में बहुत कॉमन है, ख़वातीन में बहुत कॉमन है, मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर बड़ा कॉमन है। प्लीज़ 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 व्यूअर्स, अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी। खुदा हाफिज़।